8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 4 अप्रैल को आपके जो विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके लिए एक मॉडल पेपर आपके सामने है विज्ञान का। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, कृत्रिम रेशम क्या है? तो कृत्रिम रेशम रेयन को कहा जाता है। रेयन एक कृत्रिम रेशम के रूप में जानी जाती है। नायलॉन को प्रथम कृत्रिम रेशे के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके दूसरा, निम्नलिखित में से समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? समाप्त होने वाला, सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता है, वायु भी कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन जो पेट्रोलियम है वो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य के प्रकाश को और वायु को अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न तीसरा आपके, मैग्नीशियम जलकर दहन होकर क्या बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपके, मैग्नीशियम जलेगा तो ये Mg+O2 ये बनेगा आपका 2 Mg के गुण होंगे तो ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके है, सत्य असत्य। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक संलयन होता है, तो ये सही है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, ये सत्य है। दूसरा है, मनुष्य के गले में उपस्थिति में बना भाग जो आवाज़ पैदा करता है वो स्वर यंत्र कहलाता है, ये भी सही है। स्वर यंत्र किसको कहते हैं? तो मनुष्य के गले में उपस्थिति से बना जो भाग है उसको, जिससे आवाज़ पैदा होती है उसको हम स्वर यंत्र कहते हैं। किसी वस्तु पर असंतुलित विद्युत की मात्रा को अनावश्यक कहते हैं, ये गलत है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है सातवां, समझाना है आपको कि CO2 किस प्रकार से जो आग को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। तो दो गैसें होती हैं, एक तो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है वो जलाने में सहायक होती है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। आपने वो मोमबत्ती वाला देखा होगा, एक प्लेट में मोमबत्ती को जला के उसके ऊपर उल्टा गिलास रख देते हैं, तो जब तक उसमें ऑक्सीजन रहेगी गिलास में तब तक वो मोमबत्ती जलती रहेगी। फिर जैसे जैसे इसमें गिलास में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है वैसे वैसे मोमबत्ती धीरे धीरे बुझ जाती है। तो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो जलाने में सहायक होती है। दूसरी गैस होती है CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जानते हैं। ये गैस जो होती है वो आग बुझाने में काम आती हैं, आग बुझाने में काम आती हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो CO2 है वो आग को किस प्रकार से नियंत्रित करती हैं। तो ऑक्सीजन जो गैस, ये CO2 जो गैस होती है वो वायु से भारी होती है, तो आपको ये याद करना है। इसलिए यह जलती हुई वस्तुओं के चारों ओर आवरण बनाकर ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती हैं तथा वातावरण से ऑक्सीजन की प्रवाह को वस्तु तक पहुंचने नहीं देती हैं। तो जलने वाली वस्तु का जो ताप है उसके ज्वलन ताप से काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जिस कारण जो आग बुझ जाती है। ये जो ज्वलन ताप होता है वो ताप होता है जिस पर कोई वस्तु अपने आप जलना शुरू कर देती है, वो ज्वलन ताप कहलाता है। तो ये ज्वलन ताप कम हो जाएगा तो धीरे धीरे वस्तु है जो अपने आप ही बंद हो जाएगी, जलना बंद हो जाएगी, आग कम हो जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सजीवों में जनन क्यों आवश्यक है? जनन क्यों आवश्यक है सजीवों में, इसका आपको समझाना है। और ये जो PDF है वो आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड करके PDF आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए आपके मैथ्स के जो पेपर वगैरह वो भी आपको वहाँ पे फ्री उपलब्ध है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न, इसका जो उत्तर देख लेते हैं कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। तो जीवों में यह योग्यता होती है कि वे अपने जैसे जीव पैदा कर सकते हैं और प्रजाति की वृद्धि के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए जनन अत्यंत आवश्यक है। यह एक जैविक प्रक्रम है जो पृथ्वी पर निरंतरता को सुनिश्चित करता है कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो कार्य करता है। इससे जो गुण और आनुवंशिकता की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को, अपनी जाति का जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। अगला प्रश्न आपके ये 9वां है, ऋतुस्राव क्या है, इसका वर्णन करना है। तो ऋतुस्राव जो है वो किशोरावस्था से प्रारंभ हो जाता है और सामान्य रूप से ये प्रत्येक 28 से 30 दिन के बाद जो 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलता है और यह गर्भधारण की अवस्था में नहीं होता है। इस चक्र में एक अवस्था में गर्भाशय रुधिर प्रवाह होता है, यह मासिक धर्म या फिर ऋतुस्राव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके कि पृथ्वी के अंदर भूकंप के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये आपको इसमें समझाने कि भूकंप के क्या क्या कारण हो सकते। तो पृथ्वी के अंदर भूकंप के ये एक प्रमुख कारण है। एक तो ये है कि पृथ्वी की जो परत है वो एक खंड में नहीं होती है, यह टुकड़ों में विभाजित होती है और प्रत्येक टुकड़ा को प्लेट कहा जाता है और ये प्लेटें जो होती है वो निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे पर रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण जो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण जो भूप्रपट्टी पर जो विक्षोभ उत्पन्न होता है और यह जो विक्षोभ है वो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में हमको दिखाई देता है।
जो कंपन होता है वो इस विक्षोभ के कारण हमको दिखाई देता है। दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर खिसकती है, इसके कारण भूकंप आता है। अगला क्वेश्चन है 11वां ये, चंद्रमा अपनी आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन क्यों करता है। चंद्रमा जो है जिसकी आपने कला देखी 16 कलाओं के रूप में इसको जाना जाता है, 16 कलाएं होती है इसकी, तो ये प्रतिदिन अपनी आकृति में परिवर्तन क्यों करता है उसके बारे में आपको समझाना है। तो चंद्रमा अपने पर पड़ने वाले जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है, इसलिए हमें जो चंद्रमा का उसी भाग को देख पाते हैं जो भाग हमारे सूर्य का जो परावर्तित प्रकाश है वो हम तक पहुंचाता है। तो उस सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण जो हमको चंद्रमा की जो आकृतियाँ हैं वो घटती बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, चंद्रमा की कलाएँ हमको दिखाई देती हैं, क्योंकि चंद्रमा का खुद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके ये 12वां है, मिट्टी कृषि में मिट्टी तैयार करना से आप क्या समझते हैं। मिट्टी को तैयार करना, जो फसल बोने से पहले जो मिट्टी तैयार की जाती है, खेत तैयार किया जाता है, उसके बारे में आपको इसमें थोड़ा सा समझा देना है। तो मिट्टी तैयार करना, ये मिट्टी तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो फसल उगाने के प्रथम चरण के रूप में जानी जाती है। ये भी आपके प्रश्न आ सकता है कि फसल उगाने का जो प्रथम चरण है वो किस नाम से जाना जाता है, क्या कहलाता है, तो वो मिट्टी तैयार करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में मिट्टी को पलटा जाता है और उसको पोला किया जाता है। जो मिट्टी तैयार की जाती है उसमें मिट्टी को पलटा जाता है और मिट्टी को पोला किया जाता है, और इस प्रकार जो जड़ों में जो पौधे की जड़ होती है उसमें मिट्टी आसानी से सांस ले सकती है, उसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता मिलती है, और ये मिट्टी को और अधिक पोला करके उसमें ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो पेड़ पौधों इनके जो जैविक खाद के रूप में काम आता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि पौधे की वृद्धि भी होती है, और यह प्रक्रिया जो जुताई के रूप में जानी जाती है। 13वां क्वेश्चन है ये, नायलॉन के आपको दो गुण और उपयोग बताने। तो देखो, नायलॉन जिसको हम प्रथम कृत्रिम रेशे के रूप में इसको जाना जाता है। प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है, तो वो है आपके नायलॉन। अच्छा, कृत्रिम रेशे के नाम तो आपको पता है, आपको प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं आप कमेंट करके बताना। आपने प्राकृतिक रेशे कौन कौन से पढ़े हैं, उनका उत्तर, उनके जो नाम है आप कमेंट करके बताना। देखो, नायलॉन के प्रमुख गुण कौन कौन से। एक तो नायलॉन की जो रेशे होते हैं वो बहुत ही अधिक हल्के और मजबूत होते हैं, इससे बने कपड़े में सिलवटें नहीं पड़ती हैं, अधिक समय तक वो स्थायी रहते हैं, कम पानी को सोखते हैं तथा वो जल्दी सूख जाते हैं। ये तो है नायलॉन के प्रमुख गुण। और अब इसमें हम उपयोग देख लेते हैं कि नायलॉन का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो नायलॉन रेशे है, इसका उपयोग मछली पकड़ने के जाल बनाने में, पैराशूट का कपड़ा बनाने में, वस्त्र आदि निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा जो ब्रश होते हैं, मंजन के ब्रश, तो वो भी आपके जो इसी के बने होते हैं। नायलॉन के रस्से इस्पात से बने तारों से भी मजबूत होते हैं, अतः इनका उपयोग चट्टानों पर चढ़ने वाली जो रस्सियाँ होती हैं उसके निर्माण में भी किया जाता है। इसके अलावा नायलॉन रेशों का जो उपयोग है वो दांत साफ करने के ब्रश बनाने में और कारों की सीट बनाने में, इनके पट्टे बनाने में किया जाता है। तो ये नायलॉन के जो प्रमुख उपयोग है उनको आप एक बार देख लेना, और नायलॉन के जो गुण हैं वो भी आपको अच्छी प्रकार से देख लेने। अगला प्रश्न आपके है मिलान करना है। कॉलम 1 में सूर्य का प्रकाश है और कॉलम बी में आपको इनसे सामने वाले से मिलान करना है। सूर्य का जो प्रकाश है वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। आपको प्रश्न पूछे कि अक्षय प्राकृतिक का संसाधन किसका उदाहरण दीजिए, तो आपको दे देना है सूर्य का प्रकाश। ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। अक्षय का मतलब होता है कभी समाप्त नहीं होने वाला। कोयला जो है वो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन होता है। फिर आपके काला सोना, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना, और अप्रिय गंध वाला जो पदार्थ होता है उसको कोल तार के रूप में जाना जाता है। 15वां क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए वाक्यों में सत्यता की जांच करके सत्य असत्य पर सही चिन्ह का निशान लगाना है। तो मृदा अपरदन के कारण उर्वर भूमि को उपजाऊ होती है, तो मृदा अपरदन के कारण उर्वर जो भूमि है, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं, एक मिनट, ये सत्य नहीं, ये असत्य। मृदा का अपरदन होने के कारण जो उर्वर भूमि होती है वो उपजाऊ नहीं होती है, वो अनुपजाऊ हो जाती है। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को प्राणी जात कहते हैं, ये सही है। और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे अभयारण्य कहलाते हैं, ये भी सही है। और वे क्षेत्र जहाँ पर जो जीव जंतु और सुरक्षित रहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। तो ये आपका जो असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके कोशिका द्रव्य पर आपको संक्षिप्त
टिप्पणी लिखनी, कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में पाया जाने वाला एक जेली जैसा पदार्थ होता है कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में कोशिका के अन्य संघटक कोशिकाएं पाए जाते हैं। यह कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, राइबोसोम आदि होते हैं। और मुख्यतः ये CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये तत्व मुख्य रूप से रासायनिक तत्वों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर 3 नाम दे रखे हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए और राइबोसोम, इसमें से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? इन तीनों में से आप जो उत्तर कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में विद्यमान कुछ जो मूल बल है उसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति के जो मूल बल है उनके बारे में आपको बताना है। मूल बल कौन कौन से हैं, मूल बल के बारे में आपको जानकारी लिखनी है। सबसे पहले मूल बल में आप लिखेंगे घर्षण बल। घर्षण बल जो होता है वो 2 सतहों के बीच में लगने वाला बल होता है। फिर आता है चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल 2 चुंबकीय क्षेत्र के बीच में या चुंबकीय ध्रुव तथा किसी चुंबकीय पदार्थ के बीच में लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहा जाता है। फिर आता है स्थिर विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल 2 आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल कहलाता है। 2 आवेशित वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है उसको स्थिर विद्युत बल के रूप में जाना जाता है। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल समान द्रव्यमान रखने वाली जो भी वस्तुएं होती हैं उनके बीच जो बल लगता है 2 वस्तुओं के बीच में उसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। फिर आपको व्याख्या करनी है इस 18वें क्वेश्चन की कि खिलाड़ी जो है कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या करनी है आपको। और दूसरी व्याख्या यह करनी कि सर्पिक घर्षण का जो मान है वो स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं और दूसरा जो घर्षण है सर्पिक घर्षण वो स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, इन दोनों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं वो कीलदार जूते क्यों पहनते हैं। देखो, स्पाइक्स के कारण क्या होता है, पैर और मैदान की सतह के मध्य जो घर्षण बल को बढ़ा देता है। जो स्पाइक्स होता है, जैसे तलीदार जो जूते होते हैं वो अपने पैर के बीच में और मैदान के बीच का जो घर्षण है उसके मान को बढ़ा देता है और सतह पर दौड़ना है जो आसान हो जाता है और फिसलने का डर भी नहीं बना रहता। इसलिए जो खिलाड़ी होते हैं वो स्पाइक्स वाले यानी कि जो कीलदार जूते वो पहनते हैं। दूसरा प्रश्न ये कि जो सर्पिक घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो इसका कारण है कि जब कोई वस्तु गतिशील नहीं होती है अर्थात वो विरामावस्था में होती है तब वस्तु और धरती के बीच में जो उन दोनों का बीच का जो पृष्ठ होती है वो अनियमितताओं के कारण घर्षण बल उसमें अधिक होता है। परंतु जब वस्तु है जो गति होती है, गतिमान होती हैं, तो उसमें अनियमितताओं के साथ एक दूसरे में धंसने में समय अधिक नहीं मिलता है। इस कारण सर्पिक घर्षण जो होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो हमेशा स्थैतिक घर्षण अधिक होगा और ये जो सर्पिक घर्षण है वो सबसे कम होगा इन दोनों में। अगला क्वेश्चन आपके है कि ये वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के जो स्रोत हैं इनकी आपको सूची बनानी। मतलब ये है कि आपकी जो ध्वनि प्रदूषण फैलता है वो किन किन कारणों से फैलता है, उनके उपकरणों के नाम आपको बताना है। तो पहला तो आपके कारण ये हो जाएगा कि वाहनों का शोर। जितने भी वाहन है वो सभी शोर करते हैं, चाहे वो आपके वायुयान हो, रेल हो या फिर सड़क पर चलने वाले जितने भी वाहन है सभी है जो शोर प्रदूषण का प्रमुख कारण है। दूसरा है लाउड स्पीकर। विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम में और धार्मिक कार्यक्रम में ये लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं। डीजे वगैरह जो बजते हैं उनसे काफ़ी सारा है जो शोर होता है और जिसमें ध्वनि प्रदूषण वो फैलने का कार्य करते हैं। इसके अलावा फेरी वाले आपने देखा होगा आजकल फेरी में जुलूस में जो डीजे ये बजाए जाते हैं तो उससे भी जो शोर प्रदूषण फैलता है। फिर रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, इनसे भी जो ध्वनि प्रदूषण फैलता है। रसोई के कुछ उपकरण है, कूलर है, वैक्यूम क्लीनर है, वॉशिंग मशीन है, इन सभी से भी जो ध्वनि प्रदूषण फैलता है। कुल मिला के जो ध्वनि अपने कानों को अच्छी नहीं लगती हैं, धीरे धीरे जो अपने कानों को कर्णप्रिय नहीं लगती हैं वो फिर शोर के रूप में बदल जाती हैं और वो सभी उपकरण जो ध्वनि का प्रदूषण फैलाते हैं वो ध्वनि प्रदूषण के रूप में उपकरण के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एलईडी क्या होता है, इसको परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एक तो आपको एलईडी का पूरा नाम याद कर लेना है। इसका होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड इसका जो पूरा नाम होता है। इसको परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है वो आपको सीख लेना है। तो एलईडी का पूरा नाम अपने इंग्लिश में तो होता है लाइट इमिटिंग डायोड और इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये आपको याद कर लेना है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड ये एलईडी का पूरा नाम है।
एक परिसंक्षिप्त है, यह दुर्बल विद्युत धारा होने पर भी दीप्त होता है, यानी कि थोड़ी बहुत विद्युत होती है तो भी वो जल जाता है। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इनको लीड्स कहा जाता है। दोनों तारों में से एक तार दूसरे तार के पीछे थोड़ा लंबा होता है। तो परिपथ में जोड़ते समय आपको एलईडी का जो लंबा तार है उसको बैटरी के प्लस पॉइंट से जोड़ना चाहिए। एलईडी का जो लंबा तार होता है उसको बैटरी के प्लस बिंदु से जोड़ना चाहिए, प्लस वाले टर्मिनल से, और छोटे वाले तार को ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपको विद्युत परिपथ में एलईडी को जोड़ सकते हैं, और एलईडी का पूरा नाम आपको याद कर लेना है, ये परीक्षा में आता है। फिर आता है कि तारों के बीच की जो दूरी है उसको प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं, और इसका क्या तात्पर्य है कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। तो जैसे ये प्रकाश वर्ष के बारे में पूछा गया, तो प्रकाश वर्ष जो है एक दूरी का मात्रक होता है, दूरी का ये मात्रक होता है। बड़ी दूरी को जो मापने का कार्य करता है वो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। सूर्य का जो प्रकाश है, वो सूर्य का जो प्रकाश, इसकी जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इतना जो प्रकाश चलता है 1 मीटर में, 1 सेकंड में। तो वो प्रकाश वर्ष जो दूर होता है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपको कोई प्रकाश आज अपने साथ में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो वो अपने जो तारे हैं वहाँ से यहाँ तक आने में उसको 8 प्रकाश वर्ष लग गए हैं। तो ये 8 प्रकाश वर्ष, 8 साल पहले वो निकला था। तो इस प्रकार से इतनी लंबी दूरी के बारे में ये जानकारी देता है। पृथ्वी की और तारों के बीच की जो दूरियां हैं वो मिलियन बिलियन में होती हैं, किलोमीटर में भी ज़्यादा होती हैं। इस कारण इनको किलोमीटर में लिखना जो मुश्किल होता है, इसलिए इनके बड़े मात्रक प्रकाश वर्ष में इनको मापा जाता है। प्रकाश वर्ष जो है वो तारों के बीच की दूरियों को व्यक्त करता है, और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष के रूप में जाना जाता है। एक तारा 8 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश अपने वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से 8 साल में पृथ्वी तक उस तारे से पहुंचेगा। यानी कि आज जो आप प्रकाश दिखाई दे रहा है आपको, वो तारे से 8 वर्ष पहले ही वहाँ से निकल चुका है। इतना दूर है जो पृथ्वी और तारे के बीच में दूरी है। ये आप देख सकते हैं, एक प्रकाश वर्ष मतलब कितना मीटर होता है। ये होता है 9.4 से × 10⁻15 मीटर, इतना दूरी होती है। 8 को फिर हम इससे 8 से गुणा करेंगे, ये होगा 75.6 × 10⁻15 मीटर। ये इसका जो प्रमुख दूरी होती है। तो तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी हो 75.6 × 10⁻16 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला जो क्वेश्चन आपके कि खरपतवार क्या है, इसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। और फिर आपके अगले क्वेश्चन है कि साइलो शब्द का अर्थ बताना है, लगातार वर्षा से फसलों पर प्रभाव, और कृषि पद्धतियों के बारे में आपको विस्तार से बताना है। इन चारों क्वेश्चन का उत्तर हम एक साथ आपको वहाँ पे दे देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं खरपतवार क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये खरपतवार की परिभाषा आपको याद करनी। खरपतवार का मतलब फसल के साथ में जो भी अवांछित चारा उग जाता है, पौधे उग जाते हैं, उनको खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको निराई कहा जाता है। ये परिभाषा आपको याद कर लेनी है कि निराई की परिभाषा क्या है। तो खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया है वो आपको निराई के रूप में याद कर लेनी है। इनकी वृद्धि पर हम नियंत्रण निम्न प्रकार की विधियों से रख सकते हैं, यानी कि खरपतवार को हम निम्न प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। तो पहला तो हम ये लिखेंगे कि जुताई करके, जुताई हल से की जाती है, और फसलें उगाने से पहले मिट्टी को पलटना, पोला बनाना और समतल करना जुताई कहलाती हैं। इस प्रक्रिया में खरपतवार उखड़ कर जो मिट्टी में मिल जाते हैं और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। दूसरा से है हाथ से उखाड़ के, खरपतवार को हाथों से उखाड़ कर या खुरपी के द्वारा मिट्टी से अलग करके भी खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। तीसरा है कि आप रासायनिक विधियों के द्वारा उपयोग करके, तो रासायनिक विधियों का उपयोग करके आजकल जो खरपतवार को हटाया जाता है। इस विधि में रासायनिक पदार्थ को उपज पर जो छिड़का जाता है, फसल पर छिड़का जाता है, और खेतों में इनका छिड़काव करने से खरपतवार पौधे मर जाते हैं, जबकि फसल को इनसे कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे जो होता है, फुहार वाला दवाई छांटने की मशीन होती है, उसके द्वारा तो सहायता से जो खेत में छिड़काव किया जाता है। और यह पदार्थ कौन कौन से खरपतवारनाशी होते हैं, तो ये जो पदार्थ होते हैं इनको हम खरपतवारनाशी के रूप में जाना जाता है। जैसे 2,4-D एक खरपतवारनाशी के रूप में जाना जाता है। और आपने देखा होगा कई सारी जो दवाइयाँ होती हैं जो जैसे सोयाबीन में और इनमें छिड़काव किया जाता है, मक्का में और इनमें, ताकि जो उनका खरपतवार आसानी से नष्ट हो जाए। फिर आपको बताना है कि साइलो का अर्थ क्या होता है। साइलो क्या होता है, बीजों का बड़े पैमाने पर जो भंडारण करने के जो पात्र होते हैं उनको साइलो कहा जाता है। बड़े बड़े जो गोदाम बने होते हैं बीज को संरक्षित रखने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, साइलो के रूप में जाना जाता है। लगातार बारिश होने से फसलों पर क्या असर पड़ेगा, तो कुछ फसलों को पानी की कम आवश्यकता होती है। तो अगर वर्षा जो अधिक होगी, लगातार होती रहेगी, तो जिनकी जो कम आवश्यकता है पानी की,
वो फसलें जो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और अस्वस्थ पैदावार से होगी। कृषि पद्धतियाँ आपके बारे में बतानी, तो कृषि पद्धतियाँ फसल उगाने के लिए किसान के द्वारा जो सामूहिक अवधि में अपनाए गए जो क्रियाकलाप होती हैं इनको कृषि पद्धतियों के रूप में जाना जाता है। जैसे इसमें कौन कौन से, पहला जो चरण है वो मिट्टी तैयार करना है, दूसरा है बुवाई है, तीसरा खाद और उर्वरक है, और चौथा है सिंचाई करना है, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा है, छठा कटाई है, और सातवां फिर भंडारण। तो ये 7 प्रमुख इसके चरण है, आपको इनको अच्छी प्रकार से देख लेना है। अगला जो क्वेश्चन आपके आता है, धातु और अधातुओं के इन गुणों के आधार पर आपको अंतर बताना है। दिखावट के आधार पे, कठोरता के आधार पे, ऊष्माचालन के और तन्यता के आधार पर आपको इनमें अंतर बताना है। या फिर आप इसमें परिभाषा दे सकते हैं, आघात वर्धनीयता और तन्यता की धातु और अधातु को परिभाषित करके भी ये दोनों में से कोई एक करना है, या तो ऊपर वाला करें या फिर ये नीचे वाला अथवा में कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं गुण के आधार पर दिखावट। दिखावट में जो धातुएं होती है वो सभी धातुएं चमकीली होती हैं, लेकिन अधातु जो होती है वो विभिन्न रंगों पर कक्ष के ताप पर जो अलग अलग होती हैं, अलग अलग रंगों की होती हैं। लेकिन एक धातु ऐसी भी है अधातु जो चमकीली होती हैं, वो है आयोडीन। आयोडीन जो धातु हैं अधातु हैं वो चमकीली होती हैं, और बाकी सभी जो धातुएं तो चमकीली होती हैं। कठोरता की बात करें तो कठोरता में कक्ष के ताप पर जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, अधिकांश जो धातुएं वो कठोर होती हैं। लेकिन आपको 2 नाम याद करना, एक तो सोडियम, एक आपको पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम 2 धातुएं ऐसी हैं जो जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, ये इतनी मुलायम होती हैं, तो वो धातुओं के नाम भी आपको याद कर लेना है। किन धातुओं को चाकू से काट सकते हैं, तो आपको याद कर लेना है नाक। ये नाक क्या है, Na का मतलब होता है सोडियम, K का मतलब होता है पोटेशियम। तो नाक को चाकू से काटा जा सकता है। जबकि कठोरता की बात करें तो सबसे अधिक ताप जो अधातु होती हैं वो कमरे के ताप पर ठोस और तरल और गैस अवस्था में पाई जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो अधिकतर जो धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक धातु ऐसी भी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। बताना देखिए कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसका उत्तर कमेंट करके बताना। तन्यता का मतलब होता है तार खींचकर उसको तार बनाना। तो इसका मैंने पिछले वीडियो में कई बार आपको बताया कि जो धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं, और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम भी आपको मैंने बताया था। और उस धातु के 1 ग्राम से कितने किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है वो भी मैंने आपको बताया था। तो आप कमेंट करके बताना अगर आपने वो वीडियो पूरे अच्छे देखे तो, कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, और 1 ग्राम उस धातु से कितना लंबा जो तार बनाया जा सकता है, कितना किलोमीटर लंबा तार उससे बन सकता है। तो तन्यता का मतलब उसको तार बनाना। जो धातुओं से तार बनाया जा सकता है, ये अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अतन्य होती हैं। ऊष्मा चालन, ये विद्युत के चालक होते हैं, ऊष्मा के चालक होते हैं, जबकि जो अधातु होते हैं वो उसमें अनुपस्थित होते हैं। इसमें विद्युत का ऊष्मा का चालन नहीं होता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, जो आपका ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन आपका ये बैठता है कि कैलाइडोस्कोप की रचना का आपको वर्णन करना है। सड़क यातायात सुरक्षा संबंधी कोई 2 स्लोगन बताने। स्लोगन तो आप बता देंगे, जैसे सड़क सुरक्षा से संबंधित, दुर्घटना से देर बली, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, और भी आपको मन में जो अच्छा लगे वो सड़क आंदोलन इसमें स्लोगन के रूप में आप बता सकते हैं। हम देखेंगे इसमें जो कैलाइडोस्कोप है इसका रचना किस प्रकार से होती है। तो कैलाइडोस्कोप क्या होता है, एक खिलौना है जिसमें एक अनेक प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। बहुमूर्तिदर्शी के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें दर्पण में 3 आयताकार पट्टियां होती हैं और इसको प्रिज्म की आकृति से जोड़ा जाता है, और यह एक मोटे चार्ट पेपर पर बने बेलनाकार ट्यूब में लगा दिए जाते हैं। ट्यूब में एक सिरे के केंद्र पर छिद्र युक्त जो गत्ते पर डिस्क लगाते हैं, और दूसरे सिरे पर समतल कांच की वर्ताकार प्लेट या दर्पण को छूते हुए उस पर चिपका देते हैं। इसके ऊपर कुछ रंगीन कांच के टुकड़े रखकर घिसे हुए कांच की प्लेट से उसको बंद कर देते हैं, और इस प्रकार से अपना जो बहुमूर्तिदर्शी यानी कि ये वाली आकृति वो बन जाती हैं। तो ये वाली आकृति आपको इसमें बना लेनी है। 2 आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित नारे लिखने, स्लोगन लिखने। तो दुर्घटना से अपनी कीजिए रक्षा, तभी होगी परिवार की सुरक्षा, ये एक नारा है। दूसरा, दुर्घटना से यदि बचना है तो हेलमेट अवश्य पहनना है। ये 2 आप इसमें नारे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके 25वां है ये, पौधागर प्रभाव को अपने शब्दों में वर्णन करना है। पौधागर प्रभाव का मतलब होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको आपको वर्णन करना है। और एक आपको ओजोन परत के कम होने से क्या कारण है, इसके आपको कारण बताना है, और इसके अलावा ओजोन परत के कार्य क्या है वो आपको बताना है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पौधाग्रह प्रभाव, जिसको हम हरित ग्रह
प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में भी जानते हैं। सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं और कुछ विकृत किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं। लेकिन कुछ भाग ऐसा होता है जो वायुमंडल में रुक कर जो पृथ्वी को और गर्म करता है। तो सूर्य की जो उष्मा है वो पौधा घर, यानी कि यह शब्द है जो शीशा घर से लिया गया है, जहाँ हरे पौधे रखे जाते हैं। तो इसमें प्रवेश करने के बाद में ये जो वापस बाहर नहीं निकलती, यानी कि पृथ्वी एक प्रकार से कोई घर है, इसमें कोई किरण प्रवेश कर जाती है तो वो वापस बाहर नहीं जाती हैं। तो यहाँ रुकी हुई जो उष्मा है वो पौधे को घर को गर्म करती हैं और इसी प्रकार से पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। इसी कारण से पौधागर प्रभाव कहा जाता है। इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जो जीवन है वो संभव नहीं है, किंतु CO2 व अन्य जो उत्तरदायी गैसें हैं उनके कारण यह प्रक्रम अब जीवन के लिए खतरा भी बन चुका है। जो सबसे ज़्यादा CFC होता है वो CO2 के कारण होता है। और एक आपको CFC का नाम कमेंट करके बताना, ये CFC का पूरा नाम क्या होता है। और अपने आसपास आपने देखा होगा CFC का उपयोग किन किन उपकरणों में होता है। ओजोन परत के संबंध में आपको बताना है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो क्षतिग्रस्त हो रही है। CFC के द्वारा ये ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है। तो ओजोन परत का कार्य सूर्य से जो आने वाली हानिकारक जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं ये, और यह पैराबैंगनी किरणें जीवों के लिए हानिकारक भी होती हैं। जैसे यह गैस मानव त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती हैं। तो जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं वो मानव का जो त्वचा रोग होता है, त्वचा कैंसर, उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ये था आपका पूरा पेपर। PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को अभी डाउनलोड कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और बाकी और भी यहाँ पे मॉडल पेपर आपके अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो भी आने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।